वेलकम स्टूडेंट्स इन योर हिंदी क्लास। आज हम आपकी पुस्तक बसंत भाग 2 का चैप्टर 19 शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है आश्रम का अनुमानित व्यय। और यह जो चैप्टर है आपका, यह मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। जब वह दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी अहमदाबाद आए थे, जब दक्षिण अफ्रीका से लौटकर इंडिया आए तो वो अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना करना चाहते थे। तो उस आश्रम की स्थापना के लिए उन्होंने प्रारंभिक सदस्यों और उसके लिए जो भी सामान आदि का विवरण है वह उन्होंने इस चैप्टर के जरिए दिया हुआ है कि उसमें क्या क्या उनका लेखा जोखा था, किस किस मद में क्या क्या खर्चे किए जाने हैं, यह उसी के बारे में है। तो आपके चैप्टर का क्या नाम है? आश्रम का अनुमानित व्यय। अब गांधी जी गुजरात राज्य के अहमदाबाद के समीप जो कोचरब नामक स्थान है अहमदाबाद के, तो वहाँ पर उन्होंने एक सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करना चाहते थे। इस आश्रम के लिए वो चाहते थे कि अहमदाबाद सरकार उन्हें आश्रम को बनाने का, उसमें रहने का जो खर्चा होगा वह दे। और ये आश्रम की स्थापना वो किस लिए चाहते थे? उनको आश्रम को स्थापित करने का उद्देश्य था कि लोगों में स्वावलंबन की भावना जागे, ज़रूरतमंदों को सुविधाएं मिले, इससे लोगों को श्रम का महत्व समझ में आए, छोटे छोटे उद्योग करने के लिए लोगों को समय मिले। तो इसलिए वह एक आश्रम की स्थापना करना चाहते थे। तो 1917 तक इस आश्रम में लगभग 40 लोगों की संख्या थी और 1917 में ही इनका जो यह आश्रम है वह यहाँ से हस्तांतरित होकर कहाँ पे चला गया? साबरमती नदी के किनारे। और वहाँ से उसका नाम क्या पड़ गया? साबरमती आश्रम, जो कि आज भी साबरमती में स्थापित है। तो इनका यह बहुत ही प्रसिद्ध आश्रम है साबरमती आश्रम। तो उसी के खर्चे के लेखे जोखे के बारे में इस चैप्टर में बताया गया, जो कि गांधी जी ने स्वयं लिखा है, स्वयं उसका लेखा जोखा सरकार को पेश किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। आरंभ में संस्था आश्रम में 40 लोग होंगे, उन्होंने पहले से ही यह अनुमान लगाया। अनुमानित व्यय मतलब कि अब आश्रम उनको खोलने से पहले वह अनुमान लगाकर सारे व्यय यानी खर्च, तो वो खर्च का अनुमान लगा रहे हैं कि किस किस मद में लगभग कितना कितना खर्च आएगा इस आश्रम के लिए। तो उन्होंने अनुमान किया कि लगभग 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। उनका यह अनुमान है कि कुछ समय में इसमें 50 लोग हो सकते हैं। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। उन्होंने यह भी अनुमान क्या किया कि हर महीने लगभग 10 अतिथि आएंगे। इनमें से 3 या 5 सपरिवार होंगे, जो कि परिवार वाले होंगे, और कुछ अकेले वाले होंगे। तो इसलिए स्थान की व्यवस्था भी हमें ऐसी करनी है जहाँ की परिवार वाले लोग अलग रह सकें और बाकी सारे लोग एक साथ रह सकें। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने। ये एरिया की भी उन्होंने जगह बताई कि कम से कम 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। इन्होंने 40-50 लोगों का अनुमान लगाकर जगह का भी आइडिया। अब इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियाँ होनी चाहिए, क्योंकि गांधी जी को भी पढ़ने का बहुत शौक़ था। उन्होंने कहा 3,000 पुस्तकें रखने लायक लाइब्रेरी भी होनी चाहिए और अलमीरा भी होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ ज़मीन खेती करने के लिए होनी चाहिए। अब वहाँ पर 5 एकड़ ज़मीन खेती करने के लिए हो और कम से कम 30 लोग काम कर सकें। इससे खेती के औजार चाहिए। अब कम से कम 30 लोग खेती का काम कर सकें तो इतने खेती के औजार भी चाहिए। इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की ज़रूरत होगी। तो उनका क्या था कि 40-50 लोग इस आश्रम में आके रहेंगे, जो कि कुछ अन्य काम करेंगे, खेती का काम, बढ़ईगिरी का या लोहारगिरी का, इस तरीके के काम करके काम सीखेंगे और अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। अब आगे वो कहते हैं बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए। बढ़ईगिरी के काम के लिए कौन कौन से औजार चाहिए? ये 5 बड़े हथौड़े, 3 वसूले, 5 छोटी
हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी छोटी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी छोटी बेदनियाँ, 4 आरियाँ। ये सभी किसके काम के औजार हैं? बढ़ईगिरी के काम के औजार हैं। ये आपको नाम अजीब लग रहे होंगे सारे, पर ये जो बढ़ई लोग होते हैं ये इनके औजारों के नाम हैं। 4 छोटी बेदनियाँ, आरियाँ, 5 छोटी बड़ी सणासियाँ, 20 रतल कीलें छोटी और बड़ी, 1 मोंगरा लकड़ी का हथौड़ा और मोची के औजार, यानी कि मोची का भी औजार हो, बढ़ई के भी औजार हो, खेती का काम करने वालों के लिए औजार हो, जिससे कि लोगों को काम मिलेगा और वो छोटे कुटीर उद्योग कर सकेंगे। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। ये किस समय की बात है? 1915-17 की बात है। उस समय में देखिए 5 रुपये में इतना सारा सामान लाया जा सकता था। आज के समय में तो कुछ नहीं आ सकता। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। अब उन्होंने रसोई के सामान का अनुमान लगाया कि 150 रुपये खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी भी चाहिए। अब बैलगाड़ी, पहले बैलगाड़ी चलती थी तो ये था कि मेहमानों को लाने के लिए स्टेशन से बैलगाड़ी चाहिए। खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। उन्होंने एक एक व्यक्ति के लिए 1 महीने का, सोचिए 1 महीने का 10 रुपये खर्च लगाया कि खाने पीने में एक व्यक्ति पर 10 रुपये खर्च होगा। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। अब 1 साल में उन्होंने लगाया अनुमान कि औसतन 50 लोगों के लिए कितना खर्च हो जाएगा? 1 साल में 6,000 रुपये खर्च होगा। तो पहले साल में यह सारा खर्च निकाल पाना मुश्किल होगा। मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। उनका कहना था कि अहमदाबाद को सारे खर्च यह उठाने चाहिए। पर मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा। तो पहले उनके मन में आया कि अगर अहमदाबाद मुझे ज़मीन और मकान भी दे दे चलो तो मैं बाकी खर्च अपने दूसरी जगह से उठा लूँगा। पर चूंकि फिर धीरे उनका विचार बदल गया, इसलिए ऐसा लगता है कि तो धीरे से उनका फिर बाद में विचार क्या बदला कि ऐसा लगता है कि 1 वर्ष या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। तो पहले तो वो कह रहे थे कि अगर ज़मीन और मकान मुझे दे दें तो फिर मैं बाकी चीज़ों का खर्च उठा लूँ। और बाद में उन्होंने सोचा कि 1 वर्ष या उससे कुछ कम दिनों का खर्च तो अहमदाबाद को ही उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा उन्होंने एक और अपॉर्चुनिटी भी दी कि अगर वो अहमदाबाद नहीं उठा सकता, यानी कि अहमदाबाद सरकार, तो फिर ऊपर बताए गए खाने के खर्च का जो इंतजाम है वो मैं स्वयं कर लूँगा। चूँकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया इसलिए यह संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हों। अब उनका ये भी कहना है कि हो सकता है कुछ चीज़ें मुझसे छूट गई हों क्योंकि मैंने जल्दी में बनाया है यह लेखा जोखा। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है। इसके अलावा ये है कि स्थानीय यानी कि अहमदाबाद की स्थितियों की उन्हें इतनी जानकारी भी नहीं है कि कौन सी चीज़ कितने की आती है या और कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं। इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। ये क्या दिया है? अहमदाबाद में स्थापित आश्रम का संविधान स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था। इस संविधान के मसविदे से पता चलता है कि वह भारतीय जीवन का निर्माण किस प्रकार करना चाहते थे। तो जो इनका यह लेखा जोखा है इससे ये पता चलता है कि वह किस तरीके के भारतीय जीवन का निर्माण करना चाहते थे। क्या चाहते थे? कि सभी लोग सेल्फ डिपेंडेंट हों, सभी जितने लोग हैं उनको कुछ ना कुछ रोजगार मिले और वो सेल्फ डिपेंडेंट हों, वो यही चाहते थे। तो यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा। अब उन्होंने क्या बताया कि अगर अहमदाबाद सारे खर्च उठाता है तो कौन कौन से खर्च होंगे? किराए का खर्च होगा जिसमें बंगला और खेत की ज़मीन आएगी, किताबों और की अलमारियों का खर्च होगा, बढ़ई के औजार का खर्च होगा, मोची के औजार का चौके के सामान का खर्च होगा। चौके का यानी चौका किसको कहते हैं? रसोई को, किचन को। एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी भी चाहिए तो उसका खर्च होगा। और 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपया। तो इन सभी मदों में खर्च कुल मिला के उन्होंने क्या निकाला कि 6,000 रुपये का खर्च होगा।
मेरा ख्याल है कि हमें लोहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी ज़रूरत होगी। अब आगे उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि लोहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी ज़रूरत होगी, दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उसका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। परंतु उन्होंने इन चीज़ों का खर्च अभी शामिल नहीं किया था। शिक्षण के सामान में 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी। अब जब अगर शिक्षण का सामान लगाते हैं हम, शिक्षण का, एजुकेशन का, तो 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी, यानी कि लोगों को हथकरघा चलाना सिखाया जाएगा, जिससे वो क्या होगा, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। तो वो यही चाहते थे कि आश्रम में जो लोग ज़रूरतमंद है वो आकर रहें, उनको खाना पीना मिलेगा, वो कुछ काम करेंगे वहाँ पर और काम करके वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। तो कितनी अच्छी सोच थी गांधी जी की। अब देखिए ऊपर दिया है आपके कि यहाँ पर इन्होंने घरेलू सामान का, ये सारे घरेलू सामान, एक एक चीज़ का इसमें इन्होंने ब्यौरा दिया है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर ज़रूरत होंगी। किचन के जितने बर्तन होते हैं, सब तरीके के बर्तन, सारा टोटल उन्होंने इसमें लेखा जोखा ये बनाकर अहमदाबाद सरकार को दिया। तो ये चैप्टर आपको समझ में आया। इसमें क्या पता चलता है कि गांधी जी किस तरीके की जीवन शैली को अपनाना चाहते थे और किस तरीके की जीवन शैली भारत में देखना चाहते थे लोगों की। लोगों को कैसा चाहते थे कि सभी तरक्की करें, सेल्फ डिपेंडेंट हो, दूसरों पर निर्भर ना रहें